हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, मैंने क्या पढ़ा हुआ है आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। मैंने जो पढ़ा था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में इस टॉपिक के बारे में मैंने बता दिया है, सिंधु घाटी के बारे में। और मैंने आज जो पढ़ा हुआ है ये है वैदिक काल के बारे में पढ़ा है। 1500 से 1000 BC तक का वैदिक काल जो था वो मैंने पढ़ा है। इसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है मैंने वो भी बता दे रही हूँ। देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन के उपरांत वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। मतलब सिंधु सभ्यता जो था उसका पतन होने के बाद ही वैदिक सभ्यता मतलब स्टार्ट हुआ था, या उस टाइम ही हुआ था। और देखिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। आर्यों का निवास स्थान पढ़ा है, और किसने मतलब किसने इसको ये जो इतिहासकार के नाम है ये। और इन दोनों का मतलब इन दोनों इतिहासकारों का कहना है कि कोई उत्तरी ध्रुव से आए हैं, कोई मध्य एशिया के थ्रू से आए हैं। पर आर्या आर्या जो जिसे कहते हैं वो भारत के ही थे, और जो मतलब पढ़े लिखे इंसान थे उनको आर्या कहा जाता था, आर्यों कहा जाता था। पर इन इन इतिहासकारों का मतलब कहना है कि नहीं, ये लोग बाहरी हैं। पर नहीं, आर्यों जो है वो यहीं के हैं, निवासी ही हैं थे। और मैं इसके बारे में बता दे रही हूँ। मैंने ये पढ़ा था। और उसके बाद ये देखिए, त्रिवैदिक काल 1500 से 1000 BC का ये इसका अब बताते हैं। ग्रामीण सभ्यता मुख्यतः जो भी हैं ग्रामीण में, मतलब कैसे वो लोग जीते थे उस तरह से बताएं। ग्रामीण सभ्यता, कार्य, कृषि, पशुपालन, क्या क्या होता था ये देखिए। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। इसे हम ग्रामीण सभ्यता आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और इसके वैदिक काल सभ्यता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, मतलब दोनों का अंतर मतलब क्या क्या वहाँ पे रहता था, निवास होने की क्या क्या चीज़ की मुख्य थी। तो वहाँ पे देखिए ग्रामीण सभ्यता कार्य में क्या क्या था, कृषि, पशुपालन, और मुख्य क्या थी, क्या क्या ज़रूरत थी। जैसे ग्रामीण में रहते हैं तो वो कृषि ऑफकोर्स रहना चाहिए। और नदी वहाँ पे थी तो कौन कौन सी थी। सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है, गंगा, सिंधु, यमुना, ये तीनों थी। इसमें से आपसे पूछ सकते हैं इसमें से कौन सी इम्पोर्टेंट नदी थी, तो आप याद रखिएगा। और ऋग्वेद जो है उसमें मतलब ईश्वर जो है वो किनको किनको मानते थे। ऐसे तो हम सबको पता है कि वो प्राकृतिक पूजा करते थे, फिर भी इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण देवताओं की स्तुति का संग्रह हमें मिलता है। इसमें मतलब मैंने ये जो थोड़ा सा हमें मिलता है मैंने ऐड किया हुआ है, क्योंकि अगर याद करनी है तो मुझे अच्छे से इसे पढ़नी होगी। और इसमें जो थी प्रथम वे 7वां मंडल अंत में जोड़ा गया है। और देखिए इसमें जो कुल मंडल हैं वो 10 हैं। और इसे अच्छे से याद रखिएगा, 10 मंडल थे, 10 28 स्तूप थे, और स्तूप के अंदर ही मंत्र आते हैं। तो मंत्र कितने थे, 10 4 62, ये इतने मंत्र हैं। ऋग्वेद पाठ करने वाला पुरोहित को ही बोलते थे होत्र या होता कहलाता था। ठीक है, आप जो पंडित मतलब पंडित नहीं, जो भी पुरोहित होते थे, जो बहुत सारे पढ़े लिखे होते थे, उसे हम होत भी कहते थे, होता भी कहते थे। और उसका राजनीतिक क्या था ऋग्वेद काल में, मतलब आप राजनीतिक के मतलब पॉलिटिकल लाइफ तो होनी चाहिए ना, मतलब वहाँ पे क्या पुरोहित मक्ता, आई मीन जो जिसके पिता राजा थे तो उनके पुत्र राजा बनते थे, इस टाइप से था वहाँ पे। 5 कबीले प्रमुख पुरु, ये जो कबीले हैं ना उनके नाम दिए गए हैं।
अनुद्रव्य युद्ध के बारे में भी दिया, जिसमें से समाज की 3 प्रमुख इकाई थी, जैसे कि ग्राम विसर्जन और राजा का पद वंशानुगत होता था, जो कि जिसका बाप राजा है उसका बेटा भी राजा बनेगा, इस टाइप से थे। अन्य विशेषताएं क्या थी? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ऋग्वेद काल में बाल विवाह होती थी या नहीं होती थी, तो आप एकदम नो आंसर टिक कीजिएगा, क्योंकि नहीं होती थी। वो ऋग्वेद काल में नहीं होती थी, ऐसी कुछ भी नहीं थी। जो देखिए, हम सब पूरे इतिहास के बारे में हम सबको जानकारी नहीं मिलती है, थोड़ा थोड़ा मतलब आप तो आप याद रखिएगा, अगर ऋग्वेद काल के बारे में पूछे तो प्री के लिए आपको जितना चाहिए मैं उतना सा ही लाती हूँ वीडियो। आप देख सकते हैं ऋग्वेद काल में बाल विवाह नहीं होती थी और अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। हाँ, वहाँ अंतरजातीय विवाह प्रचलन था। कोई ऐसा नहीं था कि नहीं था, पर यहाँ पे है था। और पर्दा प्रथा नहीं थी, देयर आज नो पर्दा सिस्टम। और कहते हैं ना, मतलब बहुत कहते हैं पहले स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिला जाता था, ऐसा वैसा जो बताते हैं। और तो आप ऋग्वेद काल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या मतलब थी क्या नहीं थी। देयर आज नो पर्दा प्रथा और वुमेन हैड द राइट टू एजुकेशन, मतलब स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था, ऋग्वेद काल में ये लिखा हुआ है। तो और प्रमुख स्त्रियां जो कि जैसे पुरोहित होते थे उसी प्रकार के बहुत सारे मतलब एविडेंस मिले हुए हैं ऋग्वेद काल में, जैसे कि स्त्रियों के भी नाम लिखे हुए हैं। देख लीजिए, लोपा मुद्रा, घोषा और आपाला, ये तीनों जो थी तो आप इसे प्रोफेसर बोल सकते हैं। ये तीनों बहुत महापंडित थी, पढ़ी लिखी थी ये तीनों। और प्रमुख समितियां जैसे कि ये बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो कहा जाता है कि स्त्रियों को मतलब महिलाओं को सभा में नहीं दिया जाता, पहले नहीं था। और बुद्ध जब आए थे तो उन्होंने ये मतलब बोले थे कि औरत भी सभा में आ सकती हैं, तो ऐसा बुद्ध ने बोले थे। पर ये नहीं था कि पहले नहीं आते थे कोई, मतलब कोई भी चीज़ अगर सभा हो तो सभा में स्त्रियां नहीं स्त्रियां और पुरुष दोनों को हाफ हाफ में रखे गए हैं पहले भी। और देखिए यहाँ पे पहले ऋग्वेद काल को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, जिसके पास मतलब प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आप अच्छे से याद रखिएगा। और जानकारी भी, अगर आप आईएएस बन गए और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे अच्छे से समझा सकते हैं। तो ऋग्वेद की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास तो हर टाइम मिनट में बदलता है, तो आप उस तरह से आप अच्छे से समझ के याद रखिएगा। और 10 राजा के बारे में जो युद्ध हुआ था तो यही है, इनके बारे में भी दिया गया है यहाँ पे। अब महिलाओं के बारे में जो मैं बता रही थी, तो यहाँ पे लिखा गया है महिलाओं को भी सभा और विदय में स्थान प्राप्त था, मतलब कहीं भी वो कुछ भी कर सकती थी, कोई रोक टोक नहीं था, पहले भी नहीं था और अभी भी तो नहीं है। और यहाँ पे जो राजा थे, मैंने आपको 10 राजाओं के बारे में बता दिया था, जो कि भरत वंश का जो राजा थे वो 10 राजाओं में युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पुरूनी नदी के किनारे हुआ था ये युद्ध। कौन जीता था? तो राजा वंश के राजा ही सुदास को विजय मिली थी, ये मैंने आपको बता दिया। और ऋग्वेद काल में प्रमुख पद के बारे में जो मेजर होते हैं, अभी भी जो नेवी का मेजर आते हैं उस टाइप क्या ही मेजर थे ये। तो दूत का मतलब होता है संधि प्रस्ताव लेकर जाना किसी के पास, जैसे हनुमान जी गए थे। और परम दुर्गापति सैनिक कार्य थे।
और ब्रजपति किसे को कहा जाता था, जिसके पास बहुत सारे गाय होते थे, वो ब्रजपति कहलाया करते थे। सेनानी, ग्रामीणी, पुरोहित, इसका पद वंशानुगत रहता था, जो कि जिसके राजा बाप हैं उसका बेटा भी राजा बनेगा, यही होता था। और इसका सामाजिक जीवन क्या था, तो समाज के आधारभूत इकाई परिवार, मतलब यहाँ पे जो सब रहते थे, सब संयुक्त परिवार रहते थे, सब साथ में रहते थे, तो ये है। और जो घर के बड़े होते थे उसको गृहपति कहा जाता था। अभी भी घर के जो बड़े होते हैं तो उसे गृहपति कहे जाते हैं। और पैतृक संपत्ति सिर्फ पुत्रों को मिलती थी, अभी भी मिलती है, पर अभी फिलहाल दोनों को मिल रही है। तो आप याद रखिएगा, ऋग्वेद काल में जो पैतृक संपत्ति होती थी वो किसको मिलती थी। अगर अभी का अपडेट देंगे तो वो आंसर गलत हो जाएगी। ऋग्वेद याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है वो पहले मतलब जो पुत्र होते थे उनको मिलती थी, पुत्री को नहीं मिलती थी, अभी मिलती है पुत्री को भी। और संयुक्त परिवार प्रणाली होती थी। तो आप मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ऋग्वेद काल में मतलब संयुक्त परिवार होते थे या नहीं, कुछ भी आ जाए तो आप याद रखिएगा संयुक्त परिवार में ही होते थे, मतलब सब साथ मिल के रहते थे। और वर्ण व्यवस्था आधारित समाज था। और ऋग्वेद काल में 10 मंडल होते थे। प्रमुख से विराट पुरुष का वर्णन, मुख से जो ब्रह्मा और भुजा से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और शूद्र, पैरों से। तो ये मैं इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें, बस इतना ही पता है। पर बाबा अंबेडकर ने कहा है कि ये पहले नहीं थी, बाद में इसको लाया गया है। तो मुझे नहीं पता इनके बारे में, कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं उसको वहीं पे छोड़ दे रही हूँ। पर वहाँ पे क्या था, प्रमुख वस्त्र मतलब हाफ ड्रेस पहना जाता, अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। तो इसके बारे में ये तीन पॉइंट है। अगर आपको मतलब आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और आर्थिक जीवन क्या थी, तो प्रमुख कार्य कृषि एवं पशुपालन होता था। तो वो आपको मतलब गांव में तो ऐसा ही होता है। उभरा भूमि या क्षेत्र कहलाती थी, कृषि योग्य भूमि उभरा भूमि कहते थे उसको। और चारागाह को गाय या ज्ञाति कहा जाता था। उसका बिजनेस क्या होता था, धातु की जानकारी थी। ऋग्वेद काल में देखिए यहाँ पे ऋग्वेद काल में धातु की जानकारी थी। तांबे एवं कांस्य अयस्क और प्रणाली व्यापारियों का समूह, व्यापार का माध्यम, वस्तु, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को लेना। अगर जैसे कि अभी फ़िलहाल अभी का मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, जैसे कि मोबाइल रहता है, ख़राब मोबाइल, और उससे कप मिलते हैं, तो उसी टाइप का। या पायल से एक पायल, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान, तो उसके बारे में दिया गया है। बेकनाट, सूदखोर। बेकनाट किसे कहते हैं, सूदखोर को कहते हैं। जैसे अभी भी अगर कोई पैसा सूद पे लगाया जाता है तो उस मतलब रेंट पे कोई अगर पैसा लिया हुआ है तो उसके बारे में दी सूदखोर। लेकिन एक बात सोचने की है, पहले तो पैसा चलती नहीं थी ऋग्वेद काल में, फिर भी ये सूदखोर आया कहाँ से, तो इसके बारे में हमें उतनी जानकारी है नहीं। तो मैं इसको मैं नहीं पता मुझे, मैं स्टॉप कर रही हूँ उसको। और निष्क विनय हेतु उपयोग, मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी, तो मैं नहीं उसको छू रही हूँ। हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए तो एकदम टक्का से लगा दीजिएगा कि हाँ ये है। और धार्मिक जीवन क्या था उसके बारे में दिए गए हैं। प्राकृतिक पूजा होते थे वहाँ पे। और 3 प्रकार के देवताओं की पूजा होती थी। आकाशीय देवता जो होते थे, सूर्य, मित्र इत्यादि। और अंतरिक्ष देवताओं किसे कहा जाता था, इंद्र, रुद्र और वायु को। पृथ्वी के देवता किसे कहे जाते थे, अग्नि, सोम, बृहस्पति। रियलिटी है, अगर हम लोगों के पास अग्नि ना हो, ना सूर्य हो, तो पृथ्वी रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना। तो ये इन लोगों की ये थी। और मैंने लास्ट पॉइंट ये पढ़ा हुआ है, सर्वाधिक प्रमुख देवता। तो ये क्वेश्चन आ सकती है। तो प्रथम देवता जो थे इंद्र थे, जो वर्षा के स्वामी माने गए हैं। और दूसरा जो है वो अग्नि है। और तीसरा वरुण है, जल की स्वामी है। और ये जो 9 है, इसमें एक्चुअली आएगा नहीं, ये संस्कृत वर्ड है, तो जंगल की देवी माना जाता है, अरनी यानी।
अरण्यानी। अरण्यानी यानी को जंगल की देवी माना जाता था। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप होती है और मैं अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर दे रही हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने जो सी सेट का पढ़ा हुआ है कैलेंडर, उसकी टॉपिक मैं आपको मॉर्निंग में शेयर करूँगी। और अभी के लिए बाय बाय।